नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे पूर्व वित्त मंत्री और सीनियर बीजेपी लीडर कैप्टन अभिमन्यु जी से। कैप्टन साहब, आपका स्वागत है हरियाणा फाइल्स में। धन्यवाद सत्सिंह जी, आपको भी नमस्ते और हरियाणा फाइल्स के सभी जी दर्शकों को भी सादर नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, हम ये इंटरव्यू करते हैं थोड़ा सा धीरे धीरे और सवाल जो है बिल्कुल प्यार से पूछते हैं, लेकिन रेलिवेंट सवाल पूछते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा सर, अभी विधानसभा चुनाव सिर्फ 100 डेज दूर हैं। जैसे कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री आए और कल कितना बड़ा बीजेपी ने आयोजन किया रोहतक में। उससे पहले दिल्ली में आप लोगों की मीटिंग भी हो चुकी है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार आने की तैयारी कर रही है। क्या क्या रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है जी। और जब हम सामान्य समय में भी जब पन्ना प्रमुख के सम्मेलन कर रहे होते हैं जी और अपने मंडल और जिला स्तर की बैठकें संगठन करता रहता है और संगठनात्मक कार्यक्रम रूटीन में हम करते रहते हैं, समाज के अंदर भी कार्यक्रम करते रहते हैं, तो उससे संगठन हमारा जीवंत संगठन है और उसी संगठन के आधार पर हम राजनीति करते हैं और चुनाव लड़ते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और पूरी तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता ने अपने मेहनत की है। तो उस चुनाव के परिणाम के बाद उस परिणाम को भी अपने आप में एक आधार मान करके तो नई चुनावी रणनीति बनाने का काम शुरू हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि 2 कार्यकाल के बाद और केंद्र की सरकार तीसरी बार बनी है और हरियाणा की एक रवायत है कि जिसकी सरकार दिल्ली में उसी की सरकार चंडीगढ़ में बनती है। 50 साल में ये इतिहास बना है। तो निश्चित तौर पर एक आत्मविश्वास के साथ और लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसमें से भी कुछ सीखने योग्य जब आते हैं, उससे सबक लेते हुए हम अपने विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। एक एक सीट पर फोकस करके और माइक्रो लेवल की मैनेजमेंट करके चुनाव को जीतने का काम करेंगे और जनता का विश्वास अर्जन करने का काम करेंगे। कल धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा कि माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी करेगी। इसका क्या मतलब है? शायद ये हरियाणवियों के लिए थोड़ा सा अंग्रेजी का वर्ड है, आप थोड़ा सा खोल के बता दे तो। नहीं, हरियाणा के लोग तो राजनीति के पुराने माहिर है, इंग्लिश का इसलिए तो माइक्रो मैनेजमेंट। हरियाणा के लोग तो देखिए, कोई भी चुनाव हो, इस बार का लोकसभा का चुनाव भी एक तरह से पंचायत के चुनाव के तरीके से कहीं कहीं लड़ा गया। जी जी। तो जितना एक एक वोटर तक पहुंचा जाए उसी को एक माइक्रो लेवल पर, अच्छा, कि एक एक वोटर को ये एहसास हो, ये महसूस हो कि उसके वोट का मूल्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है और उनका मान सम्मान के साथ वो हमारा कार्यकर्ता उस वोट के लिए अपील करे। मोदी जी के काम को और 10 साल के हरियाणा सरकार के जो पारदर्शिता के जो रहे हैं सुशासन के, उसको भी जनता के बीच में ले जाने का काम करें और कोई गरीब से गरीब वर्ग का, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसको ये महसूस हो कि उसके वोट की उतनी ही कीमत है जितनी एक बड़े सरमाएदार के वोट की कीमत है। आपने लोकसभा की बातचीत की, बीजेपी का दावा था कि 10 में से 10 जीतेंगे और हिसार सीट से आप भी वन ऑफ द टिकट एस्पिरेंट थे, लेकिन आखिरी समय में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जो पार्टी का सदस्य भी नहीं था। रातों रात उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई, फिर उनको टिकट दी गई और फिर असली ताकत तो वोटर के हाथ में होती है। उन्होंने बता दिया कि हमें बाहरी कैंडिडेट नहीं चाहिए और हिसार की सीट हार गए। तो लोकसभा में जो 5 सीटें बीजेपी हारी और हिसार में आपका नाम भी वन ऑफ द फ्रंट रनर्स था। इन दोनों के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए पार्टी में योगदान देने की सोचते हैं। कोई चुनाव में प्रबंधन में, कोई चुनाव लड़ करके, और अल्टीमेटली पार्टी लीडरशिप तय करती है किसको चुनाव लड़ाया जाए, किसको क्या भूमिका दी जाए। और पार्टी लीडरशिप ने तय किया कि हिसार के अंदर चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए, उनको कैंडिडेट बनाया। मेरे लिए तय किया कि मुझे असम के अंदर चुनाव प्रभारी के तौर पर काम करना है, तो मुझे वहाँ भेजा और वापस लौट करके फिर हरियाणा में जो भूमिका दी उसमें काम किया। तो हम तो उसमें जो भूमिका केंद्र से मिलती है हम खुश होते हैं। बाकी जो चुनाव परिणाम है ओवरऑल जो आपने कहा कि 10 के 10 की निश्चित तौर पर हमारे पास 10 सीटें हमारे सिटिंग एमपीज़ थे और हमारा प्रयास भी था
और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं हम आज भी जनता मोदी जी को जिताना चाहती थी। आज भी जनता इस परिणाम को देख करके भी मैं कह सकता हूँ कि परिणाम ये 8-2 का कम से कम था। ये 5-5 में कांग्रेस नहीं जीती। ये कहीं ना कहीं हमारे से कोई रणनीतिक चूक हुई है कि 3 सीटें हम अनावश्यक जो है कांग्रेस की झोली में चली गई। कौन कौन सी? हिसार है, सोनीपत है और अम्बाला है। ये स्पष्ट तौर पर सोनीपत हारने का कोई कारण ही नहीं था। 2.25 लाख वोट से जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे राजनीतिक कद के व्यक्ति को जब हार का सामना करना पड़ा हो, तो सोनीपत तो बीजेपी की निश्चित तौर पर मजबूत सीट थी। अम्बाला भी बहुत मजबूत सीट थी। कहीं ना कहीं चुनावी प्रबंधन में हिसार में क्या रहा? क्योंकि हिसार तो आपका टिप्स के ऊपर है, हिसार में क्या रहा? देखिए, हिसार के अंदर कुल मिलाकर के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की और 5 लाख से अधिक वोट आया है। लेकिन जो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है, जो कांग्रेस के कैंडिडेट वो सफल हुए कि अपना प्रचार को करने में, और अब ये तो परिणाम के जो कारण बहुत सारे होते हैं, तो उसकी समीक्षा तो हम अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं। सर, आपने माइक्रो मैनेजमेंट की बातचीत की और उसमें आपने कहा कि हर वोटर तक बीजेपी जाएगी। लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों की कोशिश यही थी। एक बहुत बड़ा समाज है हरियाणा में, जाट समाज, जिससे आप भी संबंध रखते हैं। हालांकि आप कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करते, लेकिन समाज में पैदा तो हुआ हूं। हाँ, मुझे इस बात का गर्व है। हर एक व्यक्ति को गर्व होता है। जी, जो जिस समाज में पैदा होता है उसको होना भी चाहिए। जी सर, वो गर्व है। तो ऐसे में सर मैं ये जानना चाहता हूं कि वो बीजेपी से खासा नाराज है। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत विजिबल नज़र आता है। लोकसभा चुनाव में भी वन ऑफ द रीजंस जाट डोमिनेंट कास्ट है, वो नाराज़ थी। उन्होंने खुद चुनाव लड़ा। जैसा आपने भी कहा कि कांग्रेस नहीं जीती, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, उनको सुधार करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव में भी उसका दोबारा से नुकसान ना हो, उसके लिए पार्टी क्या रणनीति है? देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ जी। उसका कारण है कि फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी ने स्पष्ट तौर पर, सार्वजनिक तौर पर अपनी समीक्षा के बैठक में उन्हें कम से कम भी 40-45% जाट समाज का वोट उनको मिला है। तो अगर कृष्णपाल गुर्जर जी को मिला है तो जाट समाज ने बीजेपी को वोट दिया है, मोदी जी को वोट दिया है। ये जगह जगह के स्थान स्थान के समीकरण के कारण से कभी कभी ऐसा बहुत बार होता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार अपना समर्थन देने वाला भी कोई वर्ग, चुनाव के समीकरण ऐसा बनता है कि उनका कैंडिडेट विपक्ष से आ जाता है, तो वो भी अपने वोट को अन्य कारणों से, राजनीतिक विचारधारा के अतिरिक्त, कोई गांव का, गोत्र का, खाप का बहुत कारण बन जाते हैं। तो उन कारणों से वो वोट पार्टी के विरोध में भी डालता है। तो मैं ये मानता हूँ कि सामाजिक समीकरण जो है वो सीट वाइज इस प्रकार के बन जाते हैं। अब जैसे तोशाम में है, वहाँ चौधरी धर्मवीर सिंह जी जीते हैं जी। तो अब बाकी जगह पर भी वोट उनको अच्छा मिला है। रणजीत सिंह जी को वोट मिला है, नवीन जिंदल जी को बहुत अच्छा वोट कलायत में मिला है, अन्य सीटों पर मिला है। लेकिन जहां नहीं मिला वहां क्या कारण है? कुल मिला के मैंने कहा स्थानीय समीकरण बन जाते हैं। ये जो वोट मिले हैं, ये वोट तो अल्टीमेटली बीजेपी को ही मिले ना जी। जाट नाराज नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि ये ठीक है कि भाई हमें जिस प्रकार से 2014 में 2019 में एक तरफा समर्थन दिया और इस कदर समर्थन दिया मोदी जी को, राष्ट्रवाद को, कि पूरे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, सारी सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जहाँ जहाँ जाट समाज का बाहुल्य था वहाँ एक तरफा समर्थन मिला। तो कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस दौरान में, क्योंकि विपक्ष के अंदर ऐसे धुरंधर पुराने जो राजनीतिक, जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स वाले जो राजनीतिक खानदान, जो विरासती राजनीति करते हैं, वो लोग बैठे, उन्होंने अपनी तरीके से समाज में कुछ भ्रांति या कुछ ना कुछ गलत फहमियाँ जरूर डालने की कोशिश की होगी, उनका कोई असर भी आया होगा जी। और कुछ
ऐसे भी विषय रहे होंगे जिन विषय पे हम भी अपनी बात को समाज के बीच में समझाने में कहीं ना कहीं उसमें हम सफल नहीं हो पाए होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है। जब इतने बड़े स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में जो लोग निर्णय करते हैं, मैं मानता हूँ जनता का आवाज़ ही खुदा की आवाज़ है जी। जनादेश ही वो भगवान की आवाज़ है, तो इसलिए हम उसको स्वीकार करते हैं। उनका सामूहिक विवेक कभी गलत नहीं हो सकता जी। तो अगर ऐसी कोई बातें हैं तो उन बातों को सुधार करने की कोशिश जो करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब को हटाया, उनकी जाट समाज से काफ़ी नाराज़गी थी, समाज की नाराज़गी थी उनसे, तो क्या वो भी एक कारण था कि उनको हटाया गया कि लोकसभा चुनाव आ गए हैं, अब अगर फेस बदलेंगे तो पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, मैं इसको जाति के आधार पर, जाति के चश्मे से मैं आकलन नहीं करता। बहुत लोग जो उनके अच्छे कामों को उन्होंने सराहा भी है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी का जो सिस्टम चला, बहुत बड़े स्तर पर सभी समाजों के और जाट समाज के भी, विपक्षियों के घरों में भी मेरिट के आधार पर नौकरियां मिली हैं। वो जो कतई असंभव बात थी 2014 से पहले, हुड्डा साहब के 10 साल की सरकार हो, चौटाला साहब की सरकार हो, उससे पहले की कोई सरकारें रही हों, उन सरकारों में जाट समाज के लोगों को भी अगर वो नौकरी, अगर जाट समाज के वो मुख्यमंत्री थे, नौकरी मिलती थी तो पैसे से और सिफारिश से, खर्ची पर्ची से मिलती थी, ईमानदारी से नहीं मिलती थी। आज ईमानदारी से, चाहे विपक्ष का नेता भी हो, उसके परिवार में भी मेरिट के आधार पर नौकरी जा रही है। इस बात को लोगों ने सराहा है। आज एक ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी जिसमें जो भी अपने ऑप्शन भरी जिसने, उसको अपना स्टेशन मिल गया 90-95% लोगों को। तो चाहे किसी समाज का हो, उन्होंने उसको सराहा है। जो अच्छे काम है उसको सराहा है, और जो कोई कमियां नज़र आई, अपने अपने चश्मे से सबने देख करके कमियां नज़र आई तो उनको कमियां उन्होंने देखी होंगी। ये पोर्टल वाला सिस्टम ऐसा उलझा दिया है, सभी परेशान है, इतने सारे पोर्टल आ दिए एक तो, और जनता बहुत परेशान है। और मुझे लगता है कहीं कहीं शहरों में बीजेपी को नुकसान हुआ है। ये पोर्टल शायद वन ऑफ द रीजन, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी वाला, इसको भी आप देखते हैं कि? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आपकी बात ठीक है, ये फीडबैक है कि जो पोर्टल के पीछे की मंशा बहुत अच्छी कि इसमें पारदर्शिता हो जाए, लेकिन पोर्टल का क्रियान्वयन कौन करेगा? वो तो अफसरशाही करेगी, अफसरान करेंगे, कर्मचारी करेंगे। अब उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी आईडी में या कोई फैमिली आईडी में कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कोई गड़बड़ी का मुख्यमंत्री मंत्री तो करते नहीं है। अब गड़बड़ी है तो गड़बड़ी है, और गड़बड़ी है तो उसका खामियाजा जो है वो राजनीतिक खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो उन कमियों को दूर करने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन समझना ये था कि उसके पीछे की मंशा अच्छी थी जी। लेकिन उसके क्रियान्वयन में अगर कमी पाई है तो ठीक है, उसमें सुधार करने की गुंजाइश है तो सुधार करो, बदलाव करने की ज़रूरत है तो बदलाव करो, कोई चीज़ को वापस करने की ज़रूरत है तो उसको वापस करो कि भाई ठीक करके फिर विचार कर लेना आगे। सर एक चीज़ और, 2014 से 2019 तक आप हरियाणा सरकार में मंत्री रहे और पावरफुल मंत्री थे, मतलब, और जैसे मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, और जाट समाज भी इस चीज़ से था कि हमारे 2 मंत्री कम से कम, आप और धनखड़ साहब, बड़े खुश थे। काम लोगों ने कोशिश भी, कुछ हुए कुछ नहीं, वो तो हर जगह ही होता है। लेकिन 2019 में उन्हीं लोगों ने, क्योंकि वोटर्स, आपने कहा अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं का होता है, आप लोग चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल लो प्रोफाइल हो गए। धनखड़ साहब भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अब उनको फिर दोबारा से कहीं केंद्र में भेज दिया, उतना सिग्निफिकेंट शायद। तो आप ये मानते हैं अगर बीजेपी बार बार इस तरह का मैसेज देगी कि जो पावरफुल मिनिस्टर्स हैं जाट समाज से, उनको अगर इस तरह से अगर वो बिहेव करेंगे तो मैसेज तो फिर यही जाएगा, नाराज़ नहीं होगा तो समाज क्या होगा? ऐसा नहीं कि समाज जब मंत्री होता है तो एक समाज का नहीं होता। हाँ, वो तो है, उसको तो सबका देखना होता है और सबका देखना भी चाहिए जी। और इस बात को, जो हमारा समाज है वो बड़ा विवेकी समाज है, वो समझता है इस बात को, इस जिम्मेदारी को समझता है। उसने बहुत लंबे समय हरियाणा प्रदेश में, ये वर्तमान राज्य व्यवस्था से पहले भी हज़ारों सालों से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, खाप व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को उसने 36 बिरादरी के भाईचारे को बना करके रखा है जी। सबका मान सम्मान, सबके साथ न्याय, सबके साथ अच्छा बर्ताव, सबके साथ अच्छा अर्थ व्यवहार। तो हमारा समाज बड़ा विवेकी समाज है, जो ग्रामीण समाज है, जो हमारा खेतीहर समाज है। तो सब जातियों के अंदर सामंजस्य रखने का स्वभाव वाला, व्यवहार वाला,
चरित्र वाला समाज है, तो उसमें मुझे कोई संदेह नहीं है जी। कि समाज का विवेक भी यही अपेक्षा करता है कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, समाज के जो लोग हैं, वो अगर मुख्यमंत्री मंत्री कुछ भी बने तो वो सर्व समाज की चिंता करें, सर्व समाज का ध्यान रखें। वो इतना स्वार्थी, समाज स्वार्थी नहीं होता, व्यक्ति स्वार्थी हो सकते हैं, निजी हित किसी का हो सकता है जी। तो जब समाज ने जब हमें चाहे किस रूप में काम करते देखा है तो अच्छा काम किया तो समाज ने हमें स्नेह भी दिया, कोई हमारे में कमी रही तो समाज ने उसको हमें लताड़ा भी कि भैया काम में कमी रही है, और ऐसे ही समाज चला है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हमने ठीक काम किया तो हमें स्नेह भी मिल रहा था। अब चुनाव परिणाम है, चुनाव परिणाम में हम चुनाव हारे, लेकिन वो भी एक सच है कि चुनाव हारे, परंतु उसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि 2014 से मुझे कम से कम इस बात का जो है संतोष है कि मेरे मालिकों ने मुझे 2014 की तुलना में 2019 में 20% वोट बढ़ा के दे दिया। तो मेरे लिए तो ये अपने आप में परिणाम, तो देखो ईश्वर के हाथ में, जहाँ इतने लाखों वोट पड़ रहे हों उसमें कुछ वोटों से आदमी हार जाए जीत जाए, लेकिन वोट बढ़ाना आपके अच्छे काम पर मोहर लगाना है जी। आपके वोट घट रहे हो तो आपके ध्यान में आता है कि भी लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। 5 साल सरकार में रह करके कुछ नाराजगी, लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो, उम्मीदें पूरी नहीं हो, तो उम्मीदें पूरी नहीं हो तो उनका नाराज होना भी जायज़ है, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होंगी तो नाराज तो होंगे ही। तो वो नाराजगी भी अगर है, लेकिन उसके बाद भी अगर वोट बढ़ा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि काम संतोषजनक था और समाज ने अपना आशीर्वाद दिया। 2019 के बाद आप लो प्रोफाइल हो गए काफ़ी, अब दोबारा से आप तो काफ़ी समय से एक्टिव हैं, तो उसके पीछे भी कोई कारण था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लो प्रोफाइल मुझे लगता है कि जब 2019 के बाद जो कोविड का दौर आया जी, उसमें तो आप भी लो प्रोफाइल थे, मैं भी लो प्रोफाइल था, सारा देश लो प्रोफाइल था, सारी दुनिया लो प्रोफाइल थी। उस वक्त तो ये हालत थी और वो लंबा दौर चला और वही मानवता के हित में था। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे सब लोगों ने अपने अपने सामाजिक काम भी निपटाए, लोगों ने अपने घर के जो है ब्याह शादी भी निपटाए, लोगों ने वो तो अपने सामाजिक काम के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी आगे बढ़ी। चुनाव आए, उत्तर प्रदेश चुनाव में सह प्रभारी के नाते 6 महीने वहाँ लगे, मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर 3 महीने वहाँ पर लगे, तो संगठन के काम में हम लगे रहते हैं। तो लो प्रोफाइल, हम अपनी तरफ से कभी लो प्रोफाइल नहीं हुए, संगठन के काम में लगातार लगे रहे, लोगों में भी आना जाना, ये अच्छा अवसर मिला, बना रहा। तो अब राजनीतिक बयानबाजी को हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल मानते हैं जी जी सर, तो चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। रोहतक लोकसभा के अंदर 3,45,000 की कांग्रेस की जीत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बीजेपी सारा जोर रोहतक पे लगा रही है। कल भी बहुत बड़ा इवेंट हुआ, अमित शाह आते हैं तो पहले रोहतक आते हैं, मोदी साहब भी आते हैं, मतलब रोहतक एपी सेंटर रहता है। फिर यहाँ से इतनी बड़ी हार, मैं जैसे कहा ना कि जाट समाज नाराज़ है, तो कहीं ना कहीं उसी का इंडिकेशन तो नहीं है? देखिए, रोहतक हमारे लिए हरियाणा की राजनीतिक राजधानी सदा मानते हैं, हमारा प्रदेश मुख्यालय भी रहा, स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी की एक कर्मस्थली रही है, और रोहतक हमारे लिए हमेशा एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कांग्रेस से पहले से हमारा रोहतक एक गढ़ रहा है। तो आपने चुनाव भी लड़ा है? मुझे भी चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला और बहुत प्यार मिला है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत वो रोहतक से है, और मेरा तो खैर निजी तौर पर तो मेरा सब कुछ है, लेकिन पार्टी के लिए कह रहा हूँ, पार्टी के लिए रोहतक बड़ा महत्वपूर्ण है। और पिछली बार रोहतक की जनता ने हमें जिताया भी, तो इस बार की जो हार है वो अप्रत्याशित है और उम्मीद नहीं थी, और उसके कारणों में जाने का बिल्कुल कोशिश की जाएगी, समझा भी जाएगा, कमियां रही उनको सुधारने का भी काम करेंगे, और निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में इसे बेहतर परिणाम आएंगे। सर, जो राज्यसभा के लिए सुभाष बराड़ जी को भेजा गया, वो भी जाट समाज से आते हैं, लेकिन उससे बड़े नाम आप थे, हाई मतलब आपका जो पॉलिटिकल करियर है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समाज भी इस तरह से देखता है, तो आपका नाम कंसीडर नहीं हुआ? तो उसमें कुछ लगा कि भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप भी हो सकते थे? नहीं, मैं तो बहुत खुश हुआ जब उनको राज्यसभा में नॉमिनेशन किया गया। जी, मैंने स्वयं उस वक्त मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे,
उनको जा कर के मैंने धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा निर्णय किया है और काफ़ी समय से समाज को इस अपर हाउस में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और आपने ये निर्णय करके एक अच्छा संदेश दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और उस वक्त हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे थे और मेरा द्वंद्व में रहने का स्वभाव नहीं है। एक बाकी संगठन का निर्णय मेरा बड़ा स्पष्ट है, संगठन का निर्णय अंतिम है और निर्णय करने का अधिकार भी केवल संगठन को ही है। मैं अपने निर्णय कभी राजनीतिक जीवन के निर्णय मैंने अपने नहीं किए, संगठन ने जो निर्णय किया उसको स्वीकार करके चला। अभी हाल ही में किरण चौधरी आपकी पार्टी में ज्वाइन किए, इसको कैसे देखते हैं आप? उन्होंने हुड्डा पर इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ अन्याय किया, मेरी बेटी को टिकट नहीं दी, लेकिन टिकट की गारंटी तो यहाँ भी नहीं है। अभी कहा जा रहा है कि उनको शायद राज्यसभा 2 साल के लिए भेज दिया जाएगा, MOS भी बना दिया जाएगा, ऐसी बातें चल रही हैं। आते तो सभी पॉलिटिशियन कुछ ना कुछ लेने के लिए ही हैं। नहीं, पॉलिटिशियन देते भी हैं, देखिए उनका राजनीतिक वजूद है, वो राजनीतिक हैसियत है और वो हैसियत के साथ आई है और कांग्रेस में भी उनकी राजनीतिक हैसियत थी, वजूद था और उनका असर था और उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान है, उनके आने से बीजेपी को फ़ायदा है। कोई भी होगा, बीजेपी से भी कोई गया है तो उसको कोई ये कहे कि उसका नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। किसी के जाने से, घर से कोई जाए तो होता ही है। तो किरण चौधरी जी आई हैं, हमें लाभ होगा, लेकिन आज एक स्पष्ट संदेश है कि हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस जो है वो एक परिवार के हाथों में की कठपुतली बनकर रह गई है और इसकी पीड़ा केवल कांग्रेसियों को नहीं है। ये आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता भी इसके ऊपर अपना रिएक्शन देगी कि राजनीतिक सत्ता वह सबको साझेदारी और भागीदारी महसूस न कराए तो फिर लोग पसंद नहीं करते। लोग डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जनतंत्र में, जमहूरियत में जिंदा है। एक व्यक्ति के तानाशाही रवैये के कारण कांग्रेस में हाहाकार मचाओ जी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े महासचिव स्तर के नेता, CWC के मेंबर जो रोज उनको अखबारों में रोना पड़ रहा हो कि ऐसी हालात बना रखी है, रोज़ उनका जो विलाप है वो सुनाई देता है ये, और उनके अध्यक्षों को लाठियों से पिटाई करी हो, उनको FIR करानी पड़ी हो, ये क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है? ये अच्छा नहीं है। ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है और ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और हरियाणा के भी राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसको जनता देख रही है, इस तमाशे को जनता देख रही है। सर मेरे 2 सवाल, आखिरी के बिल्कुल 2 सवाल। एक, जैसा आपने कांग्रेस पर आरोप लगाया, ये बिल्कुल सुनने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को देखें तो मनोहर लाल खट्टर बेशक अब यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से वो सारा कंट्रोल करें और 9.5 साल उन्होंने भी करीब करीब पावर किसी के साथ शेयर नहीं की। दूसरे टर्म में तो हालांकि कोalition की सरकार थी तो शेयर करनी पड़ी, अदरवाइज़ उनका भी एटीट्यूड, उनका भी काम करने का तरीका लगभग यही है। उसके बाद मैं आखिरी सवाल पूछूं। देखिए, हमने उनके साथ में काम किया 2014 से 2019 में और काम तो 1995 से उनसे हमारे संबंध हैं, तो हमें 2014 से 19 में काम करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उस समय नए नए थे वो, लेकिन बाद में थोड़े से हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। विषयों पर चर्चा होती थी जी, अपनी अपनी राय रखते थे। हाँ, जरूरी नहीं है राय एक हो, जरूरी नहीं है हमारे मत जो हैं भिन्न नहीं हो, अलग अलग मत होते थे। निर्णय होने के बाद हम सब एक होते थे और बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जिसमें मनोहर जी का अभिमत कुछ और था, हमारा कुछ और था और मनोहर जी ने हमारे मत को स्वीकार करके और सरकार चलाई। बहुत सारे निर्णय ऐसे रहे और बहुत सारे निर्णय ऐसे थे कि हमें शुरुआत में लेकिन राय नहीं थी, तो लेकिन हम जब एक राय हुए तो मिलकर काम किया। अभी जो परसेप्शन पॉलिटिक्स के अंदर कई बार बना दी जाती है और कुछ ऐसे निर्णय भी होते हैं जिससे कहीं ना कहीं ऐसा संकेत संदेश कभी कभी चले जाते हैं। कभी कहते हैं ना कि मैंने वो कहा नहीं और आपने पता नहीं सुन कैसे लिया वो बात तो ऐसे हो जाता है कभी कभी। क्या आपने वो भी सुना जो मैंने कहा नहीं? जी जी जी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। और वो रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं बीजेपी को। ये तो मुझे मानने लगता है वाली कि बात। नायब सिंह सैनी जी एक सक्षम व्यक्ति हैं जी, और मनोहर जी के पास केंद्र में बड़े काम हैं, बहुत बड़े बड़े काम हैं, बड़े विभाग हैं और संगठन का भी काम
करते हैं और हरियाणा में रहे हैं और हरियाणा से सांसद हैं, तो उनका मार्गदर्शन लेना किसी भी, चाहे नायब सिंह जी हो, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी बात है। सलाह लेना, बात करना है तो चलेगा ही, लेकिन जो निर्णय अल्टीमेटली जिसके हस्ताक्षर होने हैं, निर्णय तो उन्हीं को करना है। जी जी सर, आखिरी सवाल, बाजार में चर्चा है कि बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष के रूप में आपका नाम सामने आ रहा है, और इसका वन ऑफ द रीजंस ये है कि मैं फिर उसी सवाल पे आ गया कि भाई हरियाणा में बीजेपी से जाटे खासे नाराज हैं, कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे कुछ तो आप उनको मनाओ। जैसे किरण चौधरी का आना, वो भी एक बड़ी जाट लीडर, आपने भी माना है, आपको भी अगर वो स्टेट प्रेसिडेंट बनाते हैं तो उससे भी जाट समाज में एक आएगी कि हमारा भी बीजेपी में कोई ना कोई है। इसको आप कैसे कहते हैं? देखिए, चर्चाएं चलती हैं, चर्चाएं चल रही हैं, और कोई भी व्यक्ति कहीं जहाँ भी पैदा होता है उसकी पहचान उसके परिवार और समाज से होती है, और उसका अपना एक संबंध का दायरा भी, प्रभाव भी समाज के साथ में जुड़ाव के कारण से होता है। तो लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में जब काम करते हैं तो हमें कार्यकर्ता की तरह से काम करते हैं। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि वो हमें क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। चर्चा चलती है, आप लिखते हो, हम पढ़ते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति के बना देने से ही केवल कुछ नहीं होता है। बात कुल मिलाकर के जो सरकार के कार्यक्रम, सरकार के क्रियाकलाप, सरकार का रोज़मर्रा के जीवन का व्यवहार, वह सरकार की छवि को बनाता है। तो हमारी भी कोशिश हमेशा रहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वह सर्व समाज को साथ लेकर के चलने वाली हों, सबको कल्याण के लिए हों, सबकी खुशहाली के लिए हों। हरियाणा तो छोटा सा है, पंचकुला से लेकर के पलवल तक सारा हरियाणा 4.5 घंटे में पार हो जाता है। तो इसीलिए हमें सबका साथ लेकर के ही चलना है। उसमें जो भी भूमिका हमें मिलेगी, कभी भी मिलेगी, हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। सबको साथ लेकर के चलने की ही सोच है। तो जैसे आपने कहा कि भाई मनोहर जी एक समाज विशेष से, अभिमन्यु एक समाज विशेष से, पॉलिटिकल सिग्नलिंग होती है। उस पॉलिटिकल सिग्नलिंग में आप मुझे बताएं कि नायब सिंह सैनी जी के समाज का तो कुल एक ही विधायक है पूरे हरियाणा में। तो हम कार्यकर्ता को तरजीह देते हैं, कार्यकर्ता को काम करने का मौका देते हैं, कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं। जो वो कार्यकर्ता जो चरित्र से, स्वभाव से, व्यवहार से वो सर्व समाज की चिंता करने वाला हो, सोच रखने वाला। आपने नायब सैनी की बात की, ओबीसी, देखो हमारे पास सर ये इनपुट है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा कि हमें ओबीसी समाज को मौका देना चाहिए ताकि हमें उनका वोट में लाभ मिले। लेकिन जब नायब सैनी को बनाया तो राव इंद्रजीत एक साउथ हरियाणा के एक बड़े लीडर हैं, वो भी ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुड़गांव में देखिए उनका जो जीत का मार्जिन है वो बहुत कम रह गया है, शायद 70-80 हज़ार के करीब रह गया है, और वो भी सीएम के वन ऑफ द क्लेमेंट्स थे, और वो भी काफ़ी कई बार खट्टर साहब को टारगेट करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो बड़े लीडर हैं और वो भी इंटरेस्टेड हैं और कई बार कह भी चुके हैं, और जीत के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई इस बार मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तो उन्होंने कहा जी आप होने चाहिए। सारी बातें सही है जी, बहुत वरिष्ठ नेता है जी, लोकप्रिय नेता है, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नेता हैं। 4 बार विधायक, 4 बार सांसद, केंद्र में तीसरी बार मंत्री, तो कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उनका प्रभाव है, उनका सम्मान भी है, और वो जो उनकी अपेक्षाएं भी जो रहती हैं या उनके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं हैं वो भी अपने आप में बिल्कुल जायज़ हैं, और सबको अवसर मिलते हैं। इस बार चुनाव परिणाम केवल उनके यहाँ नहीं कम मार्जिन का, पूरे हरियाणा में ही आप देखेंगे हमारा जो मत प्रतिशत है वो घटा है। तो घटा है तो उसका असर सब जगह पर आया है, चाहे वो करनाल हो, चाहे वो गुड़गांव हो। करनाल में सर बड़ा इंटरेस्टिंग तो सब है। जगह असर आया जी। है। वो जो अब मत प्रतिशत घटा है तो सब जगह असर आया उसका। जी। तो केवल 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट पर नहीं है। तो वो फैक्ट है, उस फैक्ट के कारणों में एनालिसिस करना एक अलग बात है। तो राव इंद्रजीत जी के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करना बिल्कुल जायज़ है, और हम तो दुआ करेंगे परमात्मा कभी न कभी उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा या उनके अपने हरियाणा की सेवा करने की मंशा उसको फलीभूत करे,
और वो डिज़र्व करते हैं। सर मैं 2014 से पहले मैं एचटी में काम करता था और मैं आपके ऊपर भी काफ़ी स्टोरी की है। आप उस समय नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, अक्सर हमारी बातचीत होती थी। तो जब हम बीजेपी के फ्रंट रनर चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में नाम होते तो आपका नाम टॉप पे होता था। रामविलास जी का, आपका नाम, धनखड़ साहब का भी नाम होता था, खट्टर साहब का भी नाम होता था कहीं नीचे। आज करीब करीब 10 साल बाद आप देखते हैं कि खट्टर साहब को कितना मौका दिया पार्टी ने, और हालांकि आप भी कैबिनेट मिनिस्टर रहे, लेकिन शायद उतना नहीं मौका मिला जितना खट्टर साहब को मिला। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वही पार्टी को सोचना चाहिए और फिर उसका परिणाम भी भुगतना पड़ रहा है। नहीं, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ जी, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है, और जो मान सम्मान मिला है समाज में उसमें पार्टी का बड़ा योगदान है। पार्टी ने मुझे प्लेटफॉर्म दिए हैं। और अब चुनाव परिणाम में 2019 का चुनाव हम जीत जाते तो पार्टी निश्चित तौर पर हमें बहुत जो और अवसर दे सकती थी, लेकिन हम चुनाव हारे हैं। तो चुनाव हारे हैं तो कुछ हमारी भी कमियां रही होंगी, और कुछ कहीं ना कहीं हम जो है उस चुनाव को जीत करके जाते तो आज बहुत सारे जो हमारे साथी हैं इस बात को महसूस करते हैं कि एक चुनाव ना जीतने के कारण से बहुत अवसर थे, वो अवसर नहीं मिल पाए। जो सच्चाई है उसको नारनौल में अमित शाह जी आए थे और उन्होंने आपको हरियाणा का कैप्टन कहा था, वो हमें याद है, और अखबारों में भी बड़ा बड़ा छपा था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिकेट किया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हरियाणा का कैप्टन आपके सामने, आपको तो जरूर याद होगा वो। लेकिन उसके बाद फिर कैप्टन तो है ना, कैप्टन तो रहेगा। नहीं, हरियाणा कैप्टन, मुख्यमंत्री की तरफ इशारा था। देखिए, वो आप इशारा उसको क्या ग्रहण करते हैं वो बात ठीक है कि पार्टी की अपनी योजना रहती है, और अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा राव इंद्रजीत साहब है, हमारी दुआएं हैं। अल्टीमेटली निर्णय पार्टी को करना है, और पार्टी का जो निर्णय है वो फाइनल है, उसको हमें स्वीकार करते हैं, हम खुशी से स्वीकार करते हैं, ये सोच के, मान के, विश्वास करके स्वीकार करते हैं कि जो निर्णय किया होगा वो सबकी भलाई के लिए किया होगा। सर जी बिल्कुल, मैंने वैसे तो आपको कहा था लास्ट सवाल है, लेकिन 2019 में बीजेपी को 40 सीटें आई सर, इसीलिए कोalition सरकार बननी पड़ी। तो पार्टी तीसरी बार मेजोरिटी की सरकार कैसे दावा कर रही है कि हम इस बार दावे से तीसरी बार सरकार बनाएंगे? क्योंकि जब दूसरी टर्म में ही 40 पे अटक गए तो इस बार तो आपका नंबर जो है शायद इससे कम जाएगा। नाराज़गी बढ़ी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ऊपर मोदी साहब की भी एक तरह से कोalition सरकार ही है क्योंकि मेजोरिटी वहाँ भी नहीं आई है। और जितना ताकतवर सेंटर होता है उतना ही जनता कमज़ोर होती है, और जितने ऊपर कमज़ोरी होती है उतना ही वोटर ताकतवर होता है। वोटर तो हमेशा ताकतवर होता है, हमेशा ताकतवर रहना चाहिए। देखिए, बहुत चुनाव होते हैं। जी जी जी। अब उत्तर प्रदेश में हम पिछली बार से ज़्यादा जीत कर आए, मध्य प्रदेश में पहले ज़्यादा थे, फिर कम हुए, कम होकर के फिर ज़्यादा जीत कर आ गए जी, सरकार से भी बाहर हो गए, फिर जीत कर आ गए, कोलिशन साथ एक तरह से चला। तो ये चलता है, हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव का समीकरण अलग होता है। और अभी तो हम ताज़ा जो लोकसभा चुनाव में तो हमें जो कुछ लेसन्स लेने थे वो लेसन्स लिए हैं, उनको सुधार करके आगे बढ़ेंगे। जो संगठन बीजेपी के पास है और जो सर्व समाज का प्रतिनिधित्व बीजेपी के पास है, जो पंचकुला से लेकर के पलवल तक सब क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व बीजेपी के पास है, वह विपक्ष के पास नहीं है। विपक्ष तो केवल एक परिवार की पार्टी बन करके रह गया, उसके अलावा उनका व्याप्ति है ही नहीं, ना तो उनकी सामाजिक व्याप्ति है, ना उनकी भौगोलिक व्याप्ति है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी अति उत्साह में नहीं, एक ईमानदार आकलन करके हम एक एक सीट को ध्यान से रखते हुए, समीकरण पूरा रखते हुए हम एक एक वोट पर काम करेंगे। पिछली बार के भी 79 से 40 हो गए थे, वो भी सबक ध्यान में है, इस लोकसभा का भी ध्यान में है। तो निश्चित तौर पर विजय की रणनीति बना करके विजय प्राप्त करेंगे। हमें पूरा विश्वास है, हरियाणा की जनता, हरियाणा की सरकार को एक परिवार के पांव तले नहीं देखना चाहती है, वह सेरा सर्व समाज के नेतृत्व के सर पर ही बांधना चाहती है। उनके पास भीड़ तो है सर, ये तो मानो आप। मैं जो है जिस कुछ क्षेत्र के सीमा के बाहर, नाम भी नहीं है जी, 5 सीटें जीत के आए हैं सर। 5 सीटें मैंने आपको बताया कि 3 तो हमने गिफ्ट में दे दी। नहीं, ये तो कहने आप तो कहोगे क्योंकि आप तो राजनीतिक पार्टी से। आप फैक्ट, आप खुद कुछ निर्णय आप
हमारे ही निर्णय, जी हम भी उन चीज़ों को जब विचार करते हैं तो हमें मालूम है अंदरूनी तौर पर कि भाई हाँ, ये कांग्रेस का कोई कारण नहीं था जीतने का, हमें मालूम है वो चीज़ें, सबको ध्यान में, पब्लिक को ध्यान, आपको भी ध्यान में है। ये कांग्रेस ने नहीं जीती है, कांग्रेस तो 2 सीटों पर भी संघर्ष में दिखाई देती अगर हम निर्णय को ठीक कर लिए होते। 2 सीटों पर भी संघर्ष कर रही होती है, 8-2 से एक अलग प्रकार का सवाल आप कर रहे होते। तो जो आज मतलब मुझे तो हैरानी होती, कांग्रेस ढूंढनी पड़ती है, कांग्रेस पार्टी कहाँ है? देखिए सर, सेंटर में 100 सीटें आ गई उनकी और मोदी साहब को मेजोरिटी नहीं मिली, ऐसा ना कहिए आप, अंडर एस्टिमेट कर लिया आपने। अंडर एस्टिमेट नहीं, देखिए ये देखो, ये तो बात होगी कि एक बच्चा जो है उम्मीद कर रहा था 90% नंबर आए, उसके 70 आ गए, और एक जो है उम्मीद कर रहा था पास हो जाए और वो पास हो गया। 99 सीट लेकर के कांग्रेस आज अपनी विक्ट्री मान रही है। 400 पार हुआ तो और कॉन्फिडेंस था। ऐसा नहीं है, देखिए इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में 20-30, 40 सीटें बढ़ जाना, घट जाना, ये एक सामान्य, मेजोरिटी ना आना, ये बड़ी बात है। देखिए वो कोलिशन की आई है ना, कोलिशन की मेजोरिटी आई है, तो मजबूरी है सर। तो बहुत सारे कारण होते हैं। मतलब अगर आप कांग्रेस की इसमें जीत मान रहे हो तो ऐसी ही जीत कांग्रेस को सदा सदा मुबारक। हरियाणा में भी ऐसी ही जीत मुबारक होगी। जी जी कैप्टन साहब, आपने हमें समय दिया, हर बात का तसल्ली से जवाब दिया, हंस करके जवाब दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।